दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल गौतम संदेश। और आज हमारे साथ हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। और आज हम मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गौतम संदेश में। सर, आपको कितना समय हो गया है यहाँ बदायूं में आए? मुझे करीब 4.5 महीने हो गए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं ज्वाइन किए हुए। मैंने 12 मई को यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया जी। और तब से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, आपके आने से पहले यहाँ पर क्या सुविधाएं थीं और आपके आने के बाद यहाँ पर किन सुविधाओं में तब्दीलियाँ हुई हैं? जहाँ तक सुविधाओं की बात है, सुविधाएं तो पहले भी थी यहाँ पे, लेकिन एक जो हमारे साथ सबसे बड़ी पूरे देश में विदेश में सब जगह पे ही कोविड जैसी महामारी का प्रकोप था। ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं करीब करीब बंद थी। ओपीडी हमारे यहाँ बंद थी क्योंकि हमारा अस्पताल एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल L2 श्रेणी का घोषित कर दिया गया था, जिससे यहाँ सामान्य मरीज़ नहीं आ रहे थे। हालांकि इमरजेंसी में आने वाले कुछ मरीजों का इलाज किया जा रहा था जहाँ तक संभव हो, बट मरीज़ खुद ही इस डर से कि कोविड अस्पताल है अपने आप आने से बचते थे और जिला अस्पताल या अन्य जगहों पे चले जाते थे। मेरे आने के समय भी कोविड का दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पे था, लेकिन किसी भी तरह से हमारे यहाँ के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोगों ने मिल के कदम से कदम मिलाते हुए इसमें मरीजों के हित में पूरा काम किया और विधि का विधान कहिए, धीरे धीरे कोविड का प्रकोप भी कम हो गया। और इस तरह से सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने नॉर्मल सर्विसेज भी रिज्यूम कर ली। करीब करीब हम लोगों ने जुलाई माह के बाद से थोड़े थोड़े मरीज़ देखने शुरू करे। पहले 3 घंटे ओपीडी थी, अब हमारी ओपीडी करीब 4 घंटे, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पर्चा बनता है और जहाँ तक होता है मरीज़ पूरे देख लिए जाते हैं। 1 से 2 बजे तक सारे मरीज़ देख लिए जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ अस्पताल में करीब 2000 मरीज़ तक पहुँच रहे हैं, जिनमें आजकल तो बुखार वाले मरीज़ थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात करें तो हमारे यहाँ जो नई सुविधाएं शुरू हुई हैं उनमें हमारे यहाँ ब्लड बैंक बना हुआ था, लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी महेश गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा का जो है शुरुआत करी गई, लोकार्पण करा गया। उसके बाद से वो सुविधा शुरू हो गई और अभी भी हमारे यहाँ अक्टूबर के पहले दिन 1 अक्टूबर को हम लोग स्वैच्छिक रक्तदान का एक शिविर आयोजित कर रहे हैं। दूसरी सुविधाओं की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ ऑपरेशंस पहले भी चल रहे थे जो कोविड से बंद थे, वो तो चालू कर दिए गए। जैसे ऑब्स्टेटिक गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑपरेशन चल रहे हैं, पहले से भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। सर्जरी विभाग में पूरे ऑपरेशन चल रहे हैं। नए विभागों में हमारे यहाँ ENT विभाग में सर्जरी शुरू हो गई। नेत्र रोग विभाग में भी पिछले 15 दिन से सर्जरी शुरू हो गई है। और बहुत जल्दी ही हम लोग अपने यहाँ पैथोलॉजी विभाग में कुछ नई जांचें शुरू कर रहे हैं, जिन्हें FNAC जो सुई डाल के जो है किसी गांठ की जांच करते हैं, वो सुविधा भी हमारी 1 महीने में शुरू हो जाएगी। और कैंसर जैसे रोगों की टुकड़े से जांच करते हैं, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ 1 आध महीने में सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई भी हमारे यहाँ चालू हो चुकी है। पिछले 1.5-2 महीने से 2 बैच पढ़ाई में अपने लगे हुए हैं और हमारे यहाँ तीसरे बैच का भी जो है शासन MCI द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है और तीसरा बैच भी 1 आध महीने में आ जाएगा। सर, अपने कॉलेज में मौजूदा समय में कितनी सीट्स हैं? प्रतिवर्ष हमारे कॉलेज में 100 सीटें MBBS की रखी गई हैं, जिनमें 15 सीटें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 85 सीटें हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से भरी जाती हैं नीट परीक्षा के माध्यम से। अपने कॉलेज में इस समय मौजूदा समय में कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कोर्स अभी तक संचालित है, वो MBBS का। अन्य कोई भी कोर्स अभी हमारे यहाँ संचालित नहीं है। एक बार जब MBBS का बैच पूरा अपना 5 साल के बाद फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड स्थिति में आ जाएगा तो और कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। बहुत रिसेंटली अभी 15 दिन पहले हमारे यहाँ जो है पीडियाट्रिक्स विभाग में नेशनल बोर्ड द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की भी अनुमति मिल गई है और आगामी नए सत्र से हमारे यहाँ 4 सीटें डिप्लोमा चाइल्ड हेल्थ में DCH जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। और अभी विगत 1 हफ्ते पहले सर्जरी विभाग में DNB सर्जरी शुरू करने हेतु भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से
एक प्रोफेसर आए थे जिन्होंने डीएनबी की तरफ से निरीक्षण किया है, और हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ सर्जरी की भी 4 सीटें आगामी सत्र से शुरू हो जानी चाहिए। सर, मौजूदा समय में अपने कॉलेज में जो मशीनरी है जिनको मरीजों को लाभ मिल रहा है, क्या भविष्य में और भी ऐसी कोई नई मशीनें आने को हैं जिनसे मरीजों को और ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी? मरीजों की जांच के लिए हमारे बेसिकली 2 तरह के विभाग हैं। एक है लैब विभाग, जिसमें हम पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विभाग हमारे अपना सहयोग देते हैं, जिसमें खून की जांच, पेशाब की जांच और इन्फेक्शन की जांच जैसी चीज़ें करी जाती हैं। ये हमारे यहाँ से संचालित हैं। तीनों विभाग के आपसी जो है सामंजस्य से ये विभाग जो है लैब संचालित की जा रही है। कोविड जैसी जांच हमारे यहाँ पूरे टाइम हुई ही है। अभी भी रोज़ाना करीब 1000-1200-1300 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं। जहाँ और जांचों की बात करें तो हम एक्सरे हमारे यहाँ पहले से ही हो रहा है। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हुई हैं और अल्ट्रासाउंड द्वारा सारे मरीजों की जांचें की जा रही हैं। निकट भविष्य में पीपीपी मॉडल के तहत सरकार की दिशा निर्देशों के साथ हमारे यहाँ सीटी स्कैन मशीन भी लग जाएगी, और उम्मीद करते हैं कुछ ही महीनों में सीटी स्कैन की भी सुविधा हमारे अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सर, अभी बीते समय में कोरोना की जब लहर चल रही थी, उस समय अपने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट अब लग चुका है, तो उसमें अभी कितनी ऑक्सीजन का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, हम अपने प्रदेश के उन चुनिंदा शहरों में जहां सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, हमारे यहाँ ऑलरेडी करीब 3 महीने पहले जुलाई के महीने में पहला और अगस्त के महीने में दूसरा प्लांट लग गया, और दोनों संयंत्र पूरी तरह से चालू हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट की है, जिससे हम करीब करीब जो है 100 बेड को एक साथ जो है सप्लाई दे सकते हैं। इस तरह से हमारे 200 बेड के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बनाने हेतु ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। इसके अलावा शासन स्तर से हमें एक और सुविधा देने की बात की जा रही है, और अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह लिक्विड ऑक्सीजन गैस के लिए, जिसकी एलएमओ लगाने के लिए भी बात चल रही है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो प्लांट भी हमारा कुछ महीनों में स्वीकृत हो जाएगा और एलएमओ प्लांट लग जाएगा, जिसकी स्टोरेज क्षमता हमारी करीब 20,000 लीटर की होगी। आपात स्थिति में ये बहुत ही मददगार होगी मरीजों के इलाज के लिए, और जिससे हम और आगामी जो और बेड हमारे बचे हैं वो भी हम उससे भी जोड़ के ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा पाएंगे अपने अस्पताल के मरीजों के लिए। सर, मेडिकल कॉलेज में जो अभी शैक्षिक कार्य चल रहा है, उसमें क्या प्रोफेसर्स की किसी तरह की कोई कमी है, या गवर्नमेंट की तरफ से और कोई मांग की गई है कि ये प्रोफेसर्स भी हमें चाहिए? एनएमसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो भी पद भरे होने चाहिए, उसमें कुछ पदों पर हमारे अभी भर्ती नहीं हो पाई है, उसमें चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि उन सारी रिक्त सीटों पे चिकित्सा शिक्षक की भर्ती कर सकें, और वो जो है, एक तो हमारा शासन द्वारा होता है जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित हुई जाती, उसके माध्यम से भरी जाती। दूसरा होता है संविदा के माध्यम से, जिसका जो है यहाँ हमारे स्थानीय स्तर से ही सिलेक्शन हो जाता है, और उसको हम शासन के पास भेज देते हैं। शासन के स्वीकृत होने के बाद उनको यहाँ से नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब मेडिकल कॉलेज हमारा चल रहा है, मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं भी हैं, तो एक्सीडेंटल पेशेंट्स हो या फिर कोई सीरियस पेशेंट हो, तो उसके लिए हमारे ज़िले में ना रख करके बरेली, मुरादाबाद या अलीगढ़ के लिए रेफ़र क्यों किया जा रहा है? देखिए, बहुत सीरियस मरीजों के लिए जो हाईटेक सुविधाएं हैं वो हमारे यहाँ कुछ कम हैं, और दूसरी बात, हमारे यहाँ कई बार चिकित्सा शिक्षक भी कम हैं उनकी केयर के हिसाब से। ऐसी स्थिति में कभी कभी हमें मरीजों को हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ता। वैसे जहाँ तक संभव होता हम कोशिश करते हैं, जैसे हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, अगर हम सस्पेक्ट करते हैं किसी मरीज़ को हेड इंजरी है, तो हम ऐसी स्थिति में हम उसको यहाँ मैनेज नहीं कर सकते, और बाद में मरीज़ के जान पे बनाए। इससे अच्छा ये है समय रहते अगर हम उसको ऐसी जगह पे स्थानांतरित कर दें जहाँ पे उसका प्रॉपर इलाज हो सके, तो ये मरीज़ के हित में है। अच्छा सर, एक और बात बताइए, मेडिकल कॉलेज में अभी मौजूदा समय में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो केवल लोकल हैं या फिर अन्य ज़िलों से भी आए हुए हैं? देखिए, ये जो हमारे यहाँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, ये नीट परीक्षा के माध्यम से आते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें 85% हमारा राज्य
के लिए जो है रिजर्व्ड है और 15% जो है सेंटर से आते हैं। तो यह सारी परीक्षा जो है स्टूडेंट्स नीट के माध्यम से आते हैं, तो वो 15% जो सेंटर की तरफ से आ रहे हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं। और जो बाकी 85% हैं उसमें भी ये होता है कि ज़्यादातर बच्चे अपने प्रदेश के ही होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं अपने प्रदेश के जिन्होंने 10th और 12th बाहर से करा है, वो भी इसमें जो है भाग लेते हैं और इसमें भी वो आ सकते हैं। या किसी के माता पिता दूसरे स्टेट में सर्विस कर रहे हैं और यहाँ की उनके पास जो है डोमिसाइल है, तो उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता है और वो यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं नीट के माध्यम से। सर, मेडिकल कॉलेज को बनते हुए कई साल हो चुके हैं और अभी भी ये पूरा नहीं हो पाया है, तो आपको क्या लगता है ये कब तक अपना पूरा स्वरूप ले लेगा? देखिए, ये 2015 से शुरू हुआ है और जब मैं आया था तब यहाँ पे उस समय भी कुल 35 जो है वर्कर काम कर रहे थे। हालांकि वो कोरोना का समय था, लेबर भी जो है कुछ कम मिल पा रही थी, बट अब जो है हमने जो है कार्यदायी संस्था से अनुरोध करके और दबाव बना के उनसे जो है कार्मिकों की संख्या बढ़वा ली है। करीब 250 तक काम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम प्रगति पर है और आने वाले समय में अपने लक्ष्य से तो नहीं, लेकिन हाँ पूरा हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है सर, बदायूं की पब्लिक के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस समय का सबसे बड़ा संदेश तो यही है, कोविड हमारी आज भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता है। हमें कोविड के नियमों को शासन के अनुसार पालन करना चाहिए, 6 फीट दूरी पर रहना चाहिए, मास्क सैनिटाइजेशन का प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो, जैसे कि आजकल सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, ऐसे में हमें सभी नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए, हमें सड़क सुरक्षा के सारे मानकों का पालन करते हुए हेलमेट लगाना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, इस तरह से जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो। तो आज हमारे साथ थे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, और देखते रहिए गौतम संदेश।